हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए होंगे। अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए आप, विश्व विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 2023 की थीम हमारे ग्रह में निवेश निवेश इन्वेस्ट इन आवर प्लांट। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भाग पर उतरा। उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, केंद्रीय ध्रुव पर। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव पर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए, चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा द्वीप से 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किया। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश बना। कौन सा देश बना? भारत विश्व का चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना। कौन? भारत। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, स्टेचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है। वल्लभ भाई पटेल से, जवाहरलाल नेहरू से, BR अम्बेडकर से। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा BR अम्बेडकर से। सॉरी वल्लभ भाई पटेल से। इसका ऑप्शन होगा ए। अब एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, स्टेचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। यह सरदार सरोवर बांध के निकट नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर। वर्तमान में यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। पारादीप से, श्रीहरिकोटा से, थुम्बा से। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, 14 जुलाई 2023 को भारत के श्रीहरिकोटा में SDSC SHAR में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है। नंबर 2, चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं किए हैं। ऑप्शन 3, चंद्रयान पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, तीन, केवल दो। देखिए, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ओनली, केवल एक सही है। देखिए, चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक मिशन है जो 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला भारत विश्व का पहला देश है, जबकि चंद्रमा पर यान उतारने वाले
देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? राम सीरतेज ने, राम सुतार ने, रामपाल ने, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, राम सुतार ने। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, दिसंबर 2022 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आवास प्रतिमा संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थापित की गई। इस प्रतिमा का अनावरण भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा की गई। यह प्रतिमा प्रतिष्ठित शिल्पकार पद्मश्री से सम्मानित राम सुतार द्वारा निर्मित की गई। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, 22 अप्रैल को किस रूप में मानते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा विश्व पृथ्वी दिवस ए। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी एवं पर्यावरण के संरक्षण को लेकर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है। वर्ष 2023 में पृथ्वी दिवस की थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लांट। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष मानव अधिकार दिवस का विषय सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय है। ध्यातव्य है कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मंजूरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है विदेशों में रह रहे भारतीयों को न्याय दिलाना, NRI द्वारा परित्यक्त महिलाओं को न्याय दिलाना और भारतीय विरासतों को वापस लाना। तो इसका आंसर होगा सी, भारतीय विरासतों को वापस लाना। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट भारत गौरव परियोजना का उद्देश्य भारतीय चुराई गई विरासतों को वापस लाना है। इस प्रोजेक्ट की स्थापना वर्ष 2013 में हुई थी। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट कला प्रेमियों का एक गैर लाभकारी समूह है जो चोरी हुई भारतीय कलाकृतियों को ट्रैक करने और उनकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए अभिलेखीय सामग्री, सोशल मीडिया और वकालत का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, प्रमाणिक पोषक इकाई निम्नलिखित में से किसकी मापन इकाई है? भूमि की उत्पादकता की, भूमि की वहन क्षमता की, फसल संग्रहता की, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भूमि की वहन क्षमता की। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, प्रमाणिक पोषक इकाई भूमि की वहन क्षमता की मापन इकाई है। वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? दीघा पश्चिम बंगाल में, हावड़ा पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दीघा पश्चिम बंगाल में। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय पश्चिम बंगाल के दीघा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में
एकीकृत करने पर जोर देती है? ग्रेड 6, ग्रेड 8, ग्रेड 10, ग्रेड 12। तो इसका आंसर होगा ग्रेड 6। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ग्रेड 6 से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है। NEP 2020 के अनुसार 2025 तक कम से कम 50% शिक्षार्थियों को स्कूल उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक अनुभव प्राप्त होगा। प्रत्येक बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कम से कम एक व्यवसाय सीखे और कई और व्यवसायों से परिचित हों। NEP 2020 में कहा गया है कि व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई कठिन अलगाव नहीं होगा। स्कूली छात्रों के पास वर्ष में 10 बैगलेस दिन होंगे, जिसके दौरान उन्हें अपनी पसंद के व्यवसाय से अवगत कराया जाएगा। यह ग्रेड 6 से 8 तक के अनुभवात्मक व्यावसायिक शिक्षण द्वारा एक पूरक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है? फ्लेशिंग मीडोज फ्रेंच ओपन, वीनस रोजवाटर डिस विंबलडन। देखिए, फ्लेशिंग मीडोज फ्रेंच ओपन, वीनस रोजवाटर डिस विंबलडन ट्रॉफी महिला, रोलैंड गैरोस USA ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, डाफने हकूर्ट मेमोरियल कप। तो 1 और 2 नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 2 और 4। तो इसका आंसर होगा 2 और 4। ऑस्ट्रेलिया ओपन, डाफने हकूर्ट मेमोरियल कप, वीनस रोज वाटर डिस विंबलडन ट्रॉफी। तो इसका आंसर 2 और 4। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, खेल के संदर्भ में निम्न जोड़े सही सुमेलित है। वीनस रोज वाटर डिस विंबलडन ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलियन ओपन, डाफने हकूर्ट मेमोरियल कप, फ्लोशिंग मीडोज USA ओपन, रोलैंड गैरोस फ्रेंच ओपन। अतः उपयुक्त विकल्प में केवल 2 और 4 जोड़े ही सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जूते, फैशन, सहायक सामग्री। सूची 2 विवरण। बेरेट किससे संबंधित है? बेरेट बोलते हैं बेरेट को एक प्रकार की टोपी। बेरेट को क्या बोलते हैं? एक प्रकार की टोपी। स्टिलेटोज का मतलब है इसका महिलाओं के जूते का प्रकार। क्या हुआ? महिलाओं के जूते का प्रकार। एविएटर्स का मतलब हुआ एक प्रकार के धूप का चश्मा। और जिग्नोन का मतलब क्या हुआ? देखिए, जिग्नोन का मतलब हुआ एक प्रकार का केश विन्यास। और ब्रोक का मतलब हुआ पुरुष के जूतों का एक प्रकार। तो ए का कितना है आपका? ए का है 3। तो देखिए, इसमें ए का 3 देखिए, जिसमें ए का 3 है तो ए का 3 में ए वाले में 1 हो गया, सी वाले में 5 है, ये गलत हो गया हमारा। ए वाले में इसमें बी वाले में 3 है, ये सही हो, इसमत है और इसमत है, दोनों में से 1 मिलेगा, ये गलत हो गया। अब तो ये हो गया। फिर बी का देखिए, हमारा बी का क्या था? बी का था हमारा बी का स्टिलेटोज चौथा। तो बी का 4 देखिए, किसमें बी का 4? तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। आंसर से बी सही है। सूची 1 सूची 2। जूते या फैशन सहायक सामग्री विवरण। बेरेट एक प्रकार की टोपी और स्टिलेटोज महिलाओं के जूते का एक प्रकार। एविएटर्स एक प्रकार का धूप का चश्मा। जिग्नोन एक प्रकार का केश विन्यास। ब्रोग पुरुषों के जूते का एक प्रकार। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हाइट हाउस का पता
पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। सही है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। ये भी सही है। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा 2, 3 और 4 सही और 1 गलत। देखिए आप, इसमें 1 है तो ये गलत हो गया। ये 2 और 3 है, ये गलत। तो इसका आंसर होगा डी। 2, 2, 3 और 4। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। व्हाइट हाउस का पता 16 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में रहने वाले पहले राष्ट्रपति बने। जॉन एडम्स संयुक्त राज्य अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति थे। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। अतः कथन 2 और 3, 4, 2, 3, 4 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो सर्गेई शुइगु, येवगेनी प्रिगोजिन, अलेक्सांद्र लुकाशेंको, वोलोडिमीर जेलेंस्की। तो इसका आंसर होगा बी, येवगेनी प्रिगोजिन। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन थे। हाल ही में एक विमान हादसे में इसका निधन हो गया। उल्लेखनीय है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस पर्सन को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए आप, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। उपरोक्त में से एक से अधिक कौन सा या कौन से आंकड़े सही है? देखिए तो केवल 1 और 3, केवल 1, 2, 3, केवल 1 और 2। इसका आंसर होगा बी, केवल 1 और 3। एक्सप्लेनेशन देखिए G20 सदस्य वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% तथा विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी लगभग 75% है। उल्लेखनीय है कि 9 तथा 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इस दौरान सदस्य देशों द्वारा अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया। इसकी स्वीकृति के पश्चात G20 को अब G21 के नाम से जाना जाएगा। किसे शामिल किया गया? शामिल करने का अफ्रीकी संघ को। अब की बार क्या पता ये आ जाए पेपर में, अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया। इसकी स्वीकृति के G20 को अब G21 के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1945 में, 1947 में, 1948 में। तो इसका आंसर होगा 1948 में। एक्सप्लेनेशन देखिए श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता 4 फरवरी 1948 को मिली थी। श्रीलंका ने ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। इसके बाद वर्ष 1972 में श्रीलंका गणतंत्र बना। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? 1707 में, 1998, 1798, 1801 में। तो कब अपनाया गया, कब मिलाया गया? 1801 में। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में वर्ष 1801 में
मिलाया गया। भौगोलिक रूप से उत्तरी आयरलैंड का तथा राजनीतिक रूप से यूके यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं? थॉमस होब्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो। तो इसका आंसर होगा सी, जीन जैक्स रूसो। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, फ्रांस के जीन जैक्स रूसो ने दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक 1762 में लिखी गई थी। इनका जन्म जेनेवा में 28 जून 1712 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए इनमें से कौन विश्वास करता था कि साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। तो ए होगा इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। कार्ल मार्क्स विश्वास करता था कि साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। कार्ल मार्क्स हीगेल के विचारों से प्रभावित था। इसने होली फैमिली नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई, जिसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग और सैद्धांतिक विचारधारा पर सर्वाधिक प्रकाश डाला। मार्क्स ने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में पूंजीवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है? संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, साक्षरता एवं शिक्षा विकास, तीनों। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर होगा डी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना तथा सामाजिक सुधार तथा आर्थिक विकास और साक्षरता एवं शिक्षा विकास, यह सभी भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है। अतः उपयुक्त विकल्पों में से एक से अधिक सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, अमेज़न बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? मैनिओक, मलोका, कसावा। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मलोका। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए, अमेज़न बेसिन में एक बड़े मकान को मलोका कहा जाता है। इसकी छत तिरछी खड़ी ढाल की होती है। अमेज़न बेसिन एक विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षावन है जो उत्तरी दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी और इसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन में मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। गलत है, राजस्थान है। पर भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये 6 दे रखा, ये भी गलत है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह क्रमशः रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। अतः क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश के राज्यों में 4था स्थान है। ध्यातव्य है कि देश के राज्यों में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। जनगणना 2011 के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6.10 लाख है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, नाटो का विस्तृत रूप नाटो का विस्तृत रूप है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यह सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 में स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। इसका मुख्यालय
ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में इसमें 31 सदस्य राष्ट्र शामिल है। इसके मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड मार्च 2023 में बना। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? खुली छतरी लेकर चलना, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, खुली जगह में खड़े रहना। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, मेघ गर्जन तड़ित बोल्ट के आसपास हवा के तेजी से विस्तार के कारण होता है, अर्थात मेघ गर्जन तड़ित के कारण होता है। तड़ित बादलों के बीच या बादल और जमीन के बीच प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की धारा है। मेघ गर्जन के समय कोई भी खुला स्थान, ऊंचे वृक्ष, ऊंचे स्थान सुरक्षित नहीं है। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलना किसी भी दृष्टि से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि तड़ित धातु से बनी वस्तुओं पर आघात कर सकती है। यदि आप बाहर हैं तो छोटे वृक्ष के आश्रय लेना अपेक्षाकृत सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? दीनदयाल उपाध्याय ने, केशव बलिराम हेडगेवार ने, माधव सदाशिव गोलवालकर ने। तो इसका आंसर होगा ए, दीनदयाल उपाध्याय ने। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। यह दीनदयाल उपाध्याय जी का कथन है। ये एक भारतीय राजनीति के एकात्म मानववाद विचारधाराओं के समर्थक और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत थे। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, पूर्व के लोगों का सम्मेलन, द कोमिंटर्न। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव से साम्यवाद का यूरोप, पूर्वी व दक्षिणी एशिया तक प्रसार बढ़ा। इसी के फलस्वरूप ब्रिटेन के साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। साथ ही मॉस्को में 1919 में द कोमिंटर्न व पूर्व के लोगों का 1920 में सम्मेलन होना इसी का परिणाम था।